नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो की खास पेशकश में। और बीता हफ्ता काफी खबरों भरा रहा। एक तो सबसे बड़ी खबर ये हुई कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक दिन पहले ही 18 तारीख को ही डिजिटली डील साइन हो गई, एमओयू साइन हो गया। दूसरा, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ का डीएचपी फाइल हो गया, एनएससी का डीएचपी फाइल हो गया। काफी बड़ी खबरें आई और एक्सेंचर के रिजल्ट ने आईटी स्टॉक्स को परेशान भी कर दिया। तो पूरे हफ्ते कई बड़े डेवलपमेंट से मार्केट उथल पुथल होता रहा और उस बीच क्रूड जो है $80 के नीचे आ गया। तो मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। हालांकि फ्राइडे का सेशन थोड़ा सा खराब हुआ एक्सेंचर की वजह से, लेकिन डेटा को जब आप देखेंगे, डीप डाइव करेंगे उसमें, तो आपको एक डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एफआईआई का नंबर है वो भी बिल्कुल अलग दिख रहा है। इन सब का जो निचोड़ है उसको हम नेक्स्ट वीक ले जाना चाहते हैं कि अगले हफ्ते के लिए हमारे पास क्या रास्ते और क्या ट्रिगर बन रहे हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। और हमेशा की तरह सुनील सर हमारे साथ जुड़ते हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, बड़ा खबरों भरा हफ्ता था। दो महादिग्गज आईपीओ आने वाले हैं, डीएसपी फाइल हो गया है 2-3 महीने में। दिवाली से पहले दिवाली मार्केट में होनी चाहिए और इस बीच मेरे बेचारे प्यारे आईटी स्टॉक्स पिटाई हो गई उनकी। तो क्या सर, पहले तो बताइए क्या मूड दिख रहा है, या मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ डेटा दे दूं लोगों को, फिर हम लोग कॉन्टेक्स्ट बना के उसको चले। तो जैसे ये वीकली मार्केट आप देखिए, मुझे तो बड़ा मजा आया कि देखिए माइक्रो कैप 5% है और 3 महीने का हम लोगों ने पिछली बार 18 देखा था, अब सर वो 23% हो गया। क्या सॉलिड रैली 3 महीने में बनी है। मिड स्मॉल माइक्रो खूब चल रहे हैं। निफ्टी भी चला 24,000 के ऊपर गया। केवल एक आईटी स्टॉक है जिसने निराश किया। और 3 सवाल मेरे मन में ये आते हैं। पहले सवाल के लिए वापस उसी स्लाइड पे जाइए। ओके सर, मार्केट डू लास्ट वीक तो वही नंबर था। तो मैं एक चीज कहूं आपको कि आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यस। मैं उतना खुश नहीं हूं। क्यों सर? मैं बताता हूं आपको। हाँ लास्ट फ्राइडे को हाँ जो आपका वीकली डेटा इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ना, हाँ, एक ही दिन का डेटा निकालिए फ्राइडे का, लास्ट फ्राइडे का। ये नॉट करेक्ट। ये एक ही दिन का रिटर्न था उस दिन का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2% large cap was up, 3 to 4% mid cap was up, micro cap was up 4%. ये जो डेटा एक हफ्ते का दिखा रहे वो एक ही दिन में फ्राइडे को हुआ था। उसके बाद पूरे हफ्ते में एक दिन में जो हुआ वो पूरे हफ्ते में हुआ, कुछ हुआ नहीं। हर दिन मार्केट आधा %, 0.3, 0.2 ऐसे ही बढ़ा। अरे इतना बड़ा एक बोझ उठा हमारे सर से क्रूड, ब्रेंट क्रूड का, और मार्केट ने रिएक्शन ही नहीं दिया अकॉर्डिंग टू मी। ये तो एक दिन में वो, क्योंकि खबर जब आई तो बड़ी, उसके बाद एकदम ठंडा हो गया। और इस जहां क्यों मैं इस डेटा में कह रहा हूं, मार्केट को ये लेवल में किया है कौन? 3 प्लेयर है मार्केट में, एक एफआईआई, एक डीआईआई और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक। वो नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक ने ही मार्केट को सपोर्ट करके रखा है। ना एफआईआई ने सपोर्ट किया है, ना डीआई ने सपोर्ट किया है। ये दोनों बड़ी दिग्गज ने हाथ छोड़ दिया, उन्होंने रिएक्शन ही नहीं दिया है इस बड़े खबर का। आप जब फ्लो डेटा दिखाएंगे आपको साफ साफ दिखेगा कि एफआईआई, तो देखिए ये क्या है, ये 200 करोड़ बाइंग, 700 करोड़ सेलिंग, 100 करोड़ बाइंग। अरे ये कोई मार्केट की बुलिशनेस का इंडिकेशन है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी भी एफआईएस को इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है। क्रूड एक नेगेटिव हट गया है, बट कुछ भी पॉजिटिव नहीं है उनके लिए इंडिया के बारे में। बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा है डीआई का। और देखिए वो और भी खास, ये क्या बाइंग है, एक दिन तो जीरो बाइंग है, एक दिन तो 6 लाख रुपए की। इतनी बाई तो मैं कर दूं अकेले 6 लाख रुपए की। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये दोनों दिग्गजों ने ये ब्रेंट क्रूड का जो ईजिंग है, इस डील का जो ईजिंग है, उसको मायने में नहीं लिया है। ये खाली आपको रिटेल प्लस एचएनआई प्लस पीएमएस प्लस प्रोप्राइटरी प्लस फैमिली ऑफिस, इन लोगों ने आके ब्रॉडर मार्केट को सपोर्ट किया है। ये दोनों दिग्गज के मन में ये डील होना या ना होना एक नेगेटिव को हटा दिया है, बट कुछ पॉजिटिव सामने
नहीं दिख रहा है। डीआईएस के लिए शायद ये बात हो सकती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा पहला ही खर्चा कर दिया अप्रैल में, जून में, और इस महीने तो थोड़ा म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी कम आए थे उनको, तो शायद उनके पास खजाना में उतना पैसा नहीं है, शायद वो हो सकता है। मगर एफआईएस तो बिल्कुल अपना मन बदल नहीं पाए हैं। अरे ये लास्ट दिन का 4800 है, वो शायद फुटसी रीबैलेंसिंग हो सकता है, कुछ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, कुछ ब्लॉक डील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना ये नहीं कि अगले हफ्ते ये हर दिन 5000 होगा, नहीं। उनके मन में देखिए, और ये अगर एनालाइज करें तो आप रियलाइज करेंगे कि $80 क्रूड में इंडिया की सिचुएशन इतनी आसान नहीं है मैक्रो में। 80 की क्रूड भी हमारे लिए इट इज $15 मोर देन दैट। सेकेंड चीज क्या है पता, एक चीज आज मैंने पढ़ा कि इंडिया मिडल ईस्ट से तेल नहीं खरीद रहा है क्योंकि 2 महीने का उनके पास स्टॉक है। अरे ये 2 महीने का स्टॉक उन्होंने $110 पे लिया होगा। यस, $110। तो अब और 2 महीने के लिए वो हाई क्रूड कॉस्ट ही हमारे इकोनॉमी पर दिखेगी ना। सर मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उसको फाइंड आउट किया। किसी ने मुझसे कहा कि क्रूड 80 आ गया तो बड़ा पॉजिटिव हो गया। फिर मैंने और डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं, क्रूड से मत देखो, वाकई क्रूड नीचे आ रहा है, इसको आप देखो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या चल रहा है, फ्रेट चार्जेस क्या चल रहे हैं, टैंकर सुपर टैंकर चार्जेस क्या चल रहे हैं। जब तक वो नीचे नहीं आते, ये $80 को आप मान के मत चलो कि क्रूड नीचे रहेगा। तो वो तो मैंने देखा, तो वो तो अभी भी कुछ कम नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा मानना है कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हफ्ता मुझे, जो जिन्होंने उम्मीद रखा कि वॉर के खत्म होने से हमारी मार्केट दौड़ेगी, तो बहुत निराश होंगे। और कुछ एक्चुअली बदलाव नहीं हुआ है और स्थिति वैसे का वैसी है। खाली मैं कहूंगा कि एफआई की सेलिंग कम हुआ है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखना चाहिए। बट वो पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ था, याद है आपको? पिछले हफ्ते में पहले 2 दिन 5000, फिर वेंसडे को 2000, थर्सडे को 1000, फ्राइडे को ऐसा था। तो एक जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं ना हेज फंड्स, वो कम हुआ है बिकॉज आरबीआई की जो एक्शन करेंसी के ऊपर किया है, उससे करेंसी के कारण शॉर्ट करना चला गया, समझ रहे? क्योंकि शॉर्ट टर्म में रुपी का स्ट्रेंथ है अभी, बिकॉज एनआरआई की डिपॉजिट्स भी आएगी। ऑलरेडी 32,000 करोड़ आपको बॉन्ड में जीसेक्स में आ चुके हैं एफआईएस के, आफ्टर अनाउंसिंग 32,000 करोड़ डेट में आ चुका है। तो ये सब करेंसी को स्टेबल रख रहा है, करेंसी देखिए स्टेबल है। तो इसके कारण कोई हेज फंड जो शॉर्ट करना चाह रहा है ना, वो सोच रहा है कि अरे रुपी थोड़ा स्ट्रेंथन हो गया तो मेरी शॉर्ट गई वाट में। तो उसके लिए दोनों स्टॉक मार्केट का भी नेगेटिव परफॉर्मेंस होना चाहिए, करेंसी का भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी उसको पैसा बनता है। एवरेज करके डाल रहा है ना वो, तो डर गया क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर रुपी स्ट्रेंथन हो गई तो उसकी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो शॉर्टिंग कम हुआ है, रिडेम्पशंस कम हुए हैं, मगर एफआईएस का बहुत बड़ा एक इंडिया अब बायर एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऐसी सोच आई नहीं है। ये फ्राइडे का एक दिन का डेटा थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करना है, डेटा निकाल कर कि क्या है फुटसी का रीबैलेंसिंग या कुछ जो भी हो, एक एक्सेप्शनल रीजन होगा। तो मेरा मानना है मगर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिटेल प्लेयर्स है, उन्होंने ये वॉर के खत्म होने का खबर को अच्छी तरह लिया है और ब्रॉडर मार्केट में खरीदा। और हर दिन में देख रहा था करीबन 2:1 या 3:1 एडवांस डिक्लाइन चल रहा था इस हफ्ते, राइट। ढेर सारा स्टॉक्स एट द स्मॉलर एंड ऑफ द कैप को खरीद रहे थे। तो मेरे ख्याल में अभी वॉर इज अ नॉन इवेंट फॉर इंडिया, बिकॉज उसके पहले ही ये वॉर वाज अ नेगेटिव इवेंट जो अभी चला गया, नेगेटिव नहीं है, मगर कोई पॉजिटिव चीज नहीं हुआ है अभी। वापस हमें ढूंढना, और उसके ऊपर क्या है, मॉनसून इंद्र भगवान भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर फेड का रेट हाइक का बात चल रहा है अभी, तो वो भी आरबीआई के ऊपर दबाव आएगा ना इधर रेट हाइक करने के लिए। सो ये सब चीज से अभी भी मैं कहता हूं कि मार्केट एक कंसोलिडेटेड मोड में ही रहेगी। ओके, तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखने का कि मार्केट एकदम से उछाल के चलेगा। शायद ये हफ्ते का जो आपने देखा वही रिपीट होगा अगले हफ्ते, यानी ब्रॉडली पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, वैसा ही चलता रहेगा मार्केट।
इसके ऊपर वापस अब लाइफ टाइम हाई 26,000 ये सब अभी उम्मीद रखिए। तो क्या सर मॉनसून बड़ी चिंता बनने जा रहा है क्या? मॉनसून अब तक के लिए बहुत चिंता बन रहा है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये एल नीनो का इफेक्ट 2 समर्स के लिए रहेगा, एक नहीं, दो इनफैक्ट 2027 के लिए और भी बुरी हालत होगी ड्राउट का। अरे मुंबई में आपको देखो पानी नहीं है सर, नहीं है। मुंबई की हालत बहुत खराब है। सभी स्विमिंग पूल को बंद कर रहे, मैंने सुना। बंद कर दिया सर, कर दिया। हाँ, कंस्ट्रक्शन को पानी नहीं है, नए कंस्ट्रक्शन के लिए पानी कनेक्शन नहीं है, स्विमिंग पूल को पानी नहीं है। सो एल नीनो का इफेक्ट देखना पड़ेगा कि कैसा होगा, उसका इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन पे क्या आएगा, ये सब अनसर्टेन है और एक हफ्ते में नहीं दिख पाएगा, आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मगर क्या है कि वी आर आल्सो नाउ एंटरिंग दैट इन अनदर 20 days अर्निंग सीजन विल स्टार्ट। यस, और वो अर्निंग सीजन तो आज ही लिखने के देने का है कि सब रेड में होने वाला है, राइट? बिकॉज पूरा 3 महीने का वॉर का इम्पैक्ट है। 3 महीने का वॉर का मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जून में अभी वॉर 20 दिन खत्म हुआ है, मगर जो पूरा मार्च में उन्होंने खरीदा रॉ मटेरियल, क्रूड सब हाई प्राइसेस पे खरीदा ना, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने का उससे स्टॉक है, उसको ही इस्तेमाल करेंगे इस क्वार्टर में, तो डेफिनेटली नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। ओनली थिंग इज मार्केट को पता है ये, तो किसी का जो कंसेंसस है उसमें ऑलरेडी दे वुड बी ब्रिंगिंग डाउन द कंसेंसस, इसलिए शायद मार्केट में नॉट रिएक्ट दैट बैडली टू द रिजल्ट सीजन, बिकॉज उनको पता है, जो मार्केट को ऑलरेडी पता है इतना डिसअपॉइंट नहीं होगा। और क्योंकि तब तक तो होपफुली ईरान भी मानते हैं और हॉर्मुज़ स्ट्रेट भी ओपन हो जाएगी, तो एक फॉरवर्ड आउटलुक अच्छा हो सकता है। मगर हमें अभी पूरे ट्रबल्स चले नहीं गए हैं मार्केट की आउटलुक में, ये ध्यान में रखना चाहिए। सर एक अगले उसमें हम लोग जाएं, उस पे एक आपको मैं इनपुट दे रहा हूँ। मैंने एक इकोनॉमिस्ट से बात की अभी, तो उनसे मैंने मॉनसून के बारे में पूछा, तो उनका ये कहना था कि उनका एक ट्रैकर है, मैं क्रिसिल की बात कर रहा हूँ, कि वो लोग बहुत डिटेल में मॉनसून की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जून के महीने में बारिश ना होना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, जुलाई और अगस्त में अगर बारिश का डेफिसिट हुआ तो फिर पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, भले ही सितंबर में खूब बारिश हो जाए, डजंट मैटर, जून और को फर्क नहीं, जुलाई और अगस्त में जबरदस्त बढ़िया स्प्रेड के साथ बारिश चाहिए। अब जुलाई के महीने में 2 चीजें हो रही हैं सर, 10 जुलाई से रिजल्ट भी शुरू होंगे और 15 जुलाई तक आपको अच्छी बारिश भी चाहिए, तो ये दोहरी चिंता हमारे लिए जुलाई के महीने में होगी 15 तारीख तक। और एक बात कहूँ, आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट अभी बता देता हूँ क्योंकि मार्केट की हालत ले है 30 और 20 50,000 करोड़ आपको आईपीओ में लॉकअप होने वाला है, तो सेकेंडरी मार्केट में पैसा कहां से आएगा? 50,000 करोड़ और खाली ये 2 इश्यू में लॉकअप हो जाएंगे पैसा थोड़े, राइट? यस, नहीं तो उसके लिए प्रिपेयर करते हुए अभी भी सेविंग्स बैंक अकाउंट में डालते रहेंगे लोग पैसा, उसको मार्केट में नहीं घुसाएंगे, तो मार्केट के लिए लिक्विडिटी की थोड़ी टाइट होने वाली ये दोनों बड़ी आईपीओ के कारण। बिल्कुल, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब कि क्या आईटी शेयर्स में एक वैल्यू ट्रैप है? ये वैल्यू ट्रैप अपने शब्द इस्तेमाल किया, वैल्यू ट्रैप माने क्या? बिकॉज मैं कहता हूं कि आईटी शेयर अभी वैल्यू जोन में है, तो वैल्यू जोन में है, तो ये वैल्यू ट्रैप क्या है कि बहुत गिर गया तो बढ़ेगा, ये उम्मीद गलत है, वो सस्ता मिल रहा है, या वो डेफिनेटली वैल्यू ट्रैप में है। और मैं बताता हूं क्यों ये एक्सेंचर का रिजल्ट ने इतना क्यों रिएक्शन दिया, आइए मैं बताता हूँ। यस, एक्सेंचर के रिजल्ट में क्या हुआ, फर्स्ट उन्होंने गाइडेंस को 1% कम कर दिया, 3 to 4 से 3 to 5 से 3 to 4, तो अभी डर है कि क्या इंडियन आईटी भी ऐसे ही करेगी, बिकॉज सेम मार्केट में compete करते हैं, क्योंकि दिस इज इंडिकेटिंग दैट द कस्टमर ऑफ एक्सेंचर इज नॉट गिविंग एज मच ऑर्डर्स एज, सो इफ एक्सेंचर का कस्टमर कर रहे हैं तो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस का कस्टमर भी वही करेगा, ये डर नंबर 1। नंबर 2, स्पेसिफिकली उन्होंने जो मैनेज सर्विस और आउटसोर्सिंग में
डिसेलरेशन बाय 14% YOY। यस, तो ये तो इंडियन आईटी फर्म्स के लिए ब्रेड एंड बटर है भैया। करेक्ट। तो अगर उनका 14% डिसेलेशन हो रहा है तो इनकी क्या हालत होगी, ये डाउट मन में आ गया। सेकंड बात है। तीसरी बात क्या है कि अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कि ये अपना जो क्वार्टर से इंडियन आईटी कह रही है कि हमारी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बहुत बढ़िया है। अरे एक्सेंचर का भी प्रॉब्लम क्या है, वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से नियर टर्म रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज क्लाइंट लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट डाल रहे हैं, बट एक्चुअल छोटे छोटे प्रोजेक्ट जहां पर हायर मार्जिन मिलता है, डिस्क्रिशनरी ऑर्डर, वो डिले कर रहे हैं और कम करा रहे हैं। तो ये खाली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देकर 3 साल के लिए मेरे को पैसा है कि ना, द रियल मनी इज इन द कॉन्ट्रैक्ट के बैकिंग से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो शुरू होते हैं उसमें मार्जिन बेहतर होते हैं, वो डिले कर रहे हैं क्लाइंट्स। तो ये दिक्कत अभी है इंडियन आईटी कंपनी को कि एक्सेंचर इज ऑलमोस्ट अ सुपर इंडियन आईटी कंपनी। करेक्ट। फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया है, अपने बिजनेस मॉडल को, एरिया ऑफ फोकस को बदला है। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, ओटी और साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने अपना फोकस को बदला है। इंडियन आईटी कंपनी से ऐसा कुछ बड़ा ऐसा मूव किसी ने अनाउंस नहीं किया है। तो ये कंसर्न है कि इंडियन आईटी इज स्लो टू मेक द शिफ्ट इनटू नीश, बिकॉज़ नीश में ही प्रॉफिटेबिलिटी है। आपको ब्रॉड बेस्ड बिजनेस में तो दिक्कत आने वाली है। तो ये नीश जो है साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक डेवलपिंग नीश है, राइट? उसमें अभी एक्सेंचर हेवी पुश कर रहा है, और उसके लिए क्या कर रहा है पता है आपको, अगले स्लाइड में दिखाऊं। वो एक्विजिशंस के लिए पैसा एलोकेट कर रहा है। $5 बिलियन था, अब उसको दुगना करके $9 बिलियन क्या अक्वायर करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फर्म्स, ऐसी फर्म्स के लिए। बट ये इंडियन आईटी तो कभी मैसिव अपना इक्विटी को डाइल्यूट करके एम&ए करो तो बात ही नहीं उठती है ना। उनका तो ऑर्गेनिक ही सोच होता है, इनऑर्गेनिक ज्यादा वो बड़ा दाव नहीं लगाते, बड़े रिस्क नहीं लेते हैं कि बड़े कंपनी को ले लिया। तो ये भी एक डेंजर है। तो ये सब इकट्ठा होकर इम्पैक्ट किया, और इस बेसिस पे ये डी रेटिंग जो हुआ इज फंडामेंटली जस्टिफाइड। तो अब की बार क्या है कि लार्ज कैप आईटी को अब की बार 26-30 वाली फॉरवर्ड पी रेशियो नहीं आएगी। आपकी वैल्यू ट्रैप की क्वेश्चन इसी में आंसर है। आईटी कैन नॉट गो बैक टू 26-30, बट क्या है इसमें बाइंग सपोर्ट आएगा कहां से, क्योंकि वह एक्सेलेंट है, फ्री कैश फ्लो, बैलेंस शीट सब ठीक ठाक है, रोबस्ट डिविडेंड फ्लोर है, और यहां से स्ट्रक्चरल डाउन साइड से उनका डिफेंसिव अपील, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये डिफेंसिव अपील कर रहे हैं, उनके डाउन साइड अभी से शेयर प्राइस और ज्यादा उतना गिरेंगे नहीं करके एक कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गई है। तो अब ये क्या हो रहा है कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है, अभी ये डिफेंसिव पिवट हो गया ग्रोथ स्टोरी से। तो अब ये बॉन्ड प्रॉक्सी है। ये बहुत बड़ी बात है, बॉन्ड प्रॉक्सी है ये। ये क्यों बॉन्ड प्रॉक्सी है, मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ आपको कि देखेंगे तो देखिए ये 3 दिग्गज है, क्योंकि आज करंट मार्केट प्राइस है, आज का करेक्शन जो हुआ उनकी ट्रेलिंग पे ही मिड 15, 16, 17 पे है, फॉरवर्ड भी 12.8 पे है, मगर डिविडेंड यील्ड देखिए 5%। अरे अमेरिकन G-Sec 4.5% दे रहे हैं, ये 5% दे रहे हैं। यस। तो ये अभी एक बॉन्ड की तरह बिहेव करेंगे, पेंशन फंड ये सब इसमें निवेश करेंगे। तो यहाँ पर मेरी सलाह फॉर डोमेस्टिक निवेशक जो है उनको आईटी को एक वैल्यू, आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू कितना होना चाहिए आप डिसाइड कीजिए, और उस वैल्यू को बिठाइए, राइट? तो वैल्यू प्ले में उसका एक सही जगह है, मगर ग्रोथ के प्ले में वापस 26-30 की पीई पे नहीं जाने वाली है ये। तो अभी क्या 14 पीई से डबल नहीं होने वाला ये, राइट? तो उस हिसाब से अब रखिए ऐसा डिफेंसिव, सेफ्टी, रेगुलर डिविडेंड यील्ड, इस तरह से वैल्यू जोन में, यानी अभी सभी डिविडेंड यील्ड फंड को ये खरीदना चाहिए, वही एक्चुअली ये तो सरकारी कंपनियों की तरह डिविडेंड यील्ड हो गई। सो दैट इज द स्टेटस ऑफ आईटी। तो अगर आप क्वेश्चन वैल्यू ट्रैप है, जरूर वैल्यू ट्रैप है अगर आप
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लो वैल्यू में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो मैं दुगना पैसा कर दूंगा। भूल जाइए। तो सर इसका मतलब ये कि जिसको ये खरीदना वो ये सोच के ना खरीदे कि इसमें स्टॉक प्राइस मूवमेंट बहुत होगा, डिविडेंड मिलेगा, आपको सेफ्टी मिलेगी, डिविडेंड मिल डिविडेंड मिलेगा और एक सेफ्टी है। मार्केट करेक्ट होगा तो ये ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, ब्रॉडर मार्केट। बट वरी क्या है कि बॉटम हुआ है कि नहीं पता नहीं, बिकॉज और एक कुछ एंथ्रोपिक ने कुछ नया सॉफ्टवेयर या नई कंपनी लॉन्च किया समझो, तो Yes. और एक फेयर साइकोसिस आ जाएगा। इट्स अनप्रेडिक्टेबल, राइट? मगर ये तो अभी बहुत सस्ते हैं। 15 पी एंड ऑल इज वेरी, इंडियन मार्केट के लिए ये निफ्टी की पी से 75% में ट्रेड हो रहा है ना। सस्ते हैं, मगर और भी थोड़ी सस्ते बन सकते हैं, भूलना मत। डिविडेंड और अच्छा हो जाएगा फिर। हाँ, डिविडेंड अच्छा हो जाएगा। सर ये आपको याद होगा 2017-18 के आसपास जो लार्ज कैप आईटी थी वो ऐसे ही 18-19-20 के पी पे चलते थे, मिड कैप 14-15 पे। कोविड के बाद इसमें प्रॉब्लम हुआ था। कोविड ने आके इनको ग्रोथ सेक्टर बना दिया। कोविड ने इनका ग्रोथ, पहले तो वैसे ही थे, अगर टीसीएस इन्फोसिस देखना तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन में तो 20-21 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। तो अब ये सही हो गए हैं, मतलब ये अब रियल ग्रोथ पे आ गए हैं ये। करेक्ट। तो नेट इसका जवाब ये है कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन प्राइस में नहीं देखेंगे, सेफ्टी, डिफेंसिव और डिविडेंड यील्ड के लिहाज से ये अट्रैक्टिव लग सकते हैं आपको। और अगर आपको अलग आईटी में निवेश करना है, थोड़ा ध्यान से सोचिए, बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो 14% लार्ज कैप इंडेक्स में आईटी का शेयर है, तो आपके पोर्टफोलियो में 14% ऑलरेडी आईटी है। इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहे हैं तो आप आईटी के बारे में सोचिए। अगर म्यूचुअल में कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको आईटी एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के जरिए मिल रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्यों तड़का लगाना है इसका, सोच लीजिए। मुझे इससे याद आया, बहुत अच्छी बात है आपने कि ऑलरेडी आपके पास है तो दोबारा अलग से क्यों लोगे। तो मजाक में ही हम लोगों से बोलते थे, जहां मैं नौकरी करता था पहले, मैंने कहा उसका स्टॉक खरीदना चाहिए। बोले डबल रिस्क क्यों ले रहे हो यार, नौकरी भी वही कर रहे हो, उनका स्टॉक भी खरीदो। तो डबल रिस्क नहीं लेने का, एक ही बहुत है। तो वही है। लेकिन सर दो लोगों को ये लग रहा है कि अरे वैल्यू हो गया आईटी, वो पुराने हिस्ट्री को याद करके खरीदने की सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन ये वापस उधर जाएगा। अरे उसका फंडामेंटल बिजनेस मॉडल के ऊपर थ्रेट है ना, सर्वाइव करेंगे, मैनेज करेंगे, ये कोई दिवाला नहीं होने वाला है, राइट? इट्स नॉट लाइक ए यस बैंक और समथिंग लाइक दैट व्हिच हैड टू बी बेल्ड आउट, ऐसा नहीं है। स्टडी होगा उनका बिजनेस थोड़ा, यू नो, बट क्या है कि डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू क्रिएट कैपिटल अप्रिसिएशन फॉर यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलरेडी अगर आप म्यूचुअल फंड में है तो पहले से उनके पास है, तो दोबारा लेने की अलग से जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी मिड कैप इंडेक्स में भी 4% आईटी का शेयर है भैया, खाली लार्ज कैप में 14 है, मिड कैप में भी है। तो थोड़ा मैं वही कहूंगा कि वैल्यू के तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट में ये डीआईएस को एसआईपी बुक के कारण जो बाइंग सपोर्ट मिला है, एक इंडियन मार्केट को भी अभी एक ग्रोथ मार्केट बनने में वक्त लगेगा, क्योंकि हमने वैल्यूएशन को गिरने नहीं दिया है, राइट? तो मार्केट का सीवियर करेक्शन फिर बाउंस बैक, हम साइक्लिकल मार्केट नहीं है। अगर आप देखें, मैं देख रहा था का इंडिया का बीटा बहुत गिर चुका है, यस, बिकॉज हमारी वॉलिटिलिटी नहीं है, तो वी आर नाउ क्लोजर टू ब्रॉडर इमर्जिंग मार्केट। तो उसमें क्या है कि हम ऐसा नहीं कि हम हाई बीटा है जहां पे रखे कोई दाव लगा सकता है। वी आर नाउ अ लो बीटा डिफेंसिव कंट्री एज अ स्टॉक मार्केट। तो अगर अब ऐसा है स्टॉक मार्केट, तो डेफिनेटली एक वैल्यू कंपोनेंट आपके पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है, और उसमें आईटी शामिल होगा। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जाके अपने आईटी को बेचो, बट आप रीएवेल्यूएट करो कि इंडियन मार्केट इज नॉट नो लॉन्गर अ ग्रोथ मार्केट, बिकॉज हमारी वैल्यूएशंस आर नॉट जस्टिफाइंग द ग्रोथ, जस्टिफाइड बाय ग्रोथ येट। सर एक अभी आपने देखा होगा कि दो स्टेटमेंट मुझे याद है। एक नंदन नीलेकणी जी ने आर्टिकल लिखा था बहुत बड़ा सा, उस आर्टिकल को मैंने डिटेल में पढ़ा, तो वो अभी भी कन्विंस नहीं है
कि प्रोडक्ट की वजह से हमारी दिक्कतें बढ़ रही, वो उनको अभी भी लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री ही में ही हमको रहना चाहिए। मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगा वो आर्टिकल पढ़ के कि वो शायद अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे, वो एक अलग टेंजेंट की थ्योरी दे रहे थे, उनके साथ हो सकता है वो सही हो। दूसरा भी ये अपने मोहनदास पै ने लिखा था कि सरकार को आना चाहिए और एक एआई मिशन बनाए, उसमें 1 लाख करोड़ का फंड बनाए और सब हेल्प करें, ये करें वो करें। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आपकी बैलेंस शीट में 50,000 करोड़ कैश पड़ा और आप सरकार से हेल्प मांग रहे हो हर चीज के लिए। मतलब यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग योरसेल्फ। तो अभी मुझे लगता है आईटी कंपनीज ये मानने को तैयार नहीं, रियलाइजेशन तो बाद में होगा, मान तो लो पहले कि अब जमाना बदल गया है। नहीं, अभी क्या हो गया, खाली ये चेंज हुआ है कि हर 2 शब्द में एआई का इस्तेमाल करते हैं, शब्द में, काम में कुछ नहीं, काम बातों में इसका नाम ही कर दें टीसीएस आई। तो शायद लोग एक जमाना था वन वर्ड सबने लगाना शुरू किया सर, इफ यू रिमेम्बर, बहुत सारी कंपनी नाम के वन लगा देती थी, ONE 1। करेक्ट। अब वो एआई का जमाना आ गया। यानी ये सरकार 2 और दिग्गज स्टॉक्स जो है मार्केट में आने वाले हैं। तो जियो का मैंने जियो आएगा पहले, कैलकुलेशन बनाया इधर, और भारती एयरटेल तो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, तो उसकी वैल्यूएशन क्या, हायर वैल्यूएशन मिलेगी तो क्या कारण है, तो उसको मैंने थोड़ा एनालिसिस किया। तो पहली बात है कि इकोसिस्टम क्या है, वो प्रीमियम खाली टेलीकॉम कंपनी है भारती, राइट। whereas ये जियो प्लेटफॉर्म है, ये अदर देन टेलीकॉम, इसके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक टेक कॉन्ग्लोमरेट की तरह बढ़ रही है। तो इट्स नॉट अ लाइक टू लाइक प्योरली टेलीकॉम टू टेलीकॉम प्ले। सेकंड है दैट सब्सक्राइबर बेस देखे तो ये हैज ओवरटेकन भारती, but that is also because Bharti has got rid of its non-profitable customers. That's why you see core ARPU, Bharti is higher than Jio. तो भारती क्लियर है उधर पोजिशनिंग में, हाई क्वालिटी कस्टमर्स जो उसकी एवरेज यूटिलाइजेशन हाई होती है उनको ही रख रहा है। तो इसीलिए एबिटा मार्जिन में देखिए 10% का फर्क है। तो प्योर टेलीकॉम के बेसिस पे जियो का हायर वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। मगर क्योंकि ये इसी प्लेटफॉर्म के अंदर जो एनवीडिया का चिप का वो डेवलपमेंट, फिर जामनगर को एक ग्रीन एनर्जी से, पूरा चिप को ग्रीन एनर्जी से वो पावर करने वाले हैं, राइट। फिर वो जो एग्रेसिवली जियो एयर और जियो फाइबर का स्केल अप कर रहे हैं, और क्या है कि उनके पास कस्टमर बेस है क्रॉस सेल के लिए, रिलायंस रिटेल का, RIL का, फाइनेंस का, जियो मार्ट का, तो दे कैन पोटेंशियली क्रॉस सेल अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये उनके फेवर में है, बिकॉज उधर देखे तो एयरटेल इज वेरी फोकस्ड ऑन ROCE, वो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, वो किंग है इन इस गेम, और उस गेम में आई डोंट थिंक रिलायंस इज एबल टू कम्पीट इन टर्म्स ऑफ ARPU एंड मार्जिन एंड अधिकम। मगर क्या है कि फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा है उनके पास, कैप्टिव कस्टमर बेस जिसको मल्टी प्रोडक्ट से टैप कर सकते हैं, राइट। तो इसकी समरी मैंने अगले स्लाइड में डाला है, सेम हेडिंग्स के उसको लेकर, कि इकोसिस्टम फोकस के कारण जियो डिमांड्स अ हायर प्लेटफॉर्म मल्टीपल, बिकॉज उसका रैपिंग ऑफ कंटेंट, क्लाउड, एप्स, ये सब इन्फो कनेक्टिविटी, ये सब जुड़ रही है। तो एक रीजन दे सकते हैं क्यों मुझे हायर वैल्यूएशन चाहिए। सेकंड है कि सब्सक्राइबर बेस में जियो लीड्स इन एब्सोल्यूट स्केल एंड वॉल्यूम। तो क्या है कि बेसलाइन को क्रॉस सेल करने के लिए उनके पास सब्सक्राइबर बेस इज हायर देन प्योर टेलीकॉम के लिए, इट मे नॉट बी वर्थ इट, बट क्रॉस सेल करने के लिए बगैर कस्टमर बेस इज बेटर। तो दैट इज अनदर रीजन फॉर जियो टू क्लेम अ हायर वैल्यूएशन। फिर कोर आरपीयू में तो भारती इज अहेड, सो बेस्ड ऑन दैट एंड द एबिटा मार्जिन भारती इज अहेड। तो ये दोनों बेसिस के ऊपर प्योर टेलीकॉम में दे कैन नॉट आस्क फॉर अ हायर वैल्यूएशन। बट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जियो प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा ये है, और क्या है कि एआई एक बजवर्ड है जो, तो शायद फॉरेन एफआईआई की आईपीओ में इंटरेस्ट आ सकती है, बिकॉज दे कैन व्यू रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म एज एन एआई प्ले। शायद थोड़ा उधर इंटरेस्ट आएगा तो एक हायर प्राइस के लिए देने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिर ब्रॉडबैंड और एफडब्ल्यू में देखे तो
जियो का क्या है कि मास मार्केट प्रीपेड यूजर्स को IRPU कनेक्टेड हाउस होल्ड अकाउंट कन्वर्ट कर सकते, ये फ्यूचर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, राइट। एंड फाइनली क्रॉस सेल इंजन का भी बात कर रहे हैं कि वो कमर्शियल पाइपलाइन है फॉर एंटायर मल्टी सेक्टर रिलायंस का कंज्यूमर इंजन। तो ये एक क्या कहते हैं, जनरली ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस एक में होते हैं तो एक कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट होता है, नॉट अ प्रीमियम, ओके। बट हियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, there is a chance that they could get a higher valuation. But like I said, ना मैं just pros and cons इधर डाला हुआ है, ना इसमें कोई recommendation है कि आप इसको अप्लाई करो, नहीं है, कुछ नहीं है। It's not a case for, मैंने just दोनों साइड का व्यू दिया गया है यहाँ, ताकि आप अपना डिसीजन ले पाए, बस। राइट। और अभी तो प्राइस बैंड नहीं आया तो कुछ अभी बहुत बोलना भी नहीं सर। इसमें मैं आपको एक NSE BSE में जाने से पहले मैं इस पे इनपुट दे रहा हूँ आपको। मतलब इनपुट क्या, मैंने जो उसकी स्टडी की थी काफी पहले, मतलब टेलीकॉम भी मैं बहुत रीड करता था, 2022-23 के आसपास से एयरटेल ने बाय डिजाइन जो 200-250 रुपए वाले कस्टमर एक्विजिशन में लगा था जियो, उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने बिल्कुल बोला था मेरे भी कस्टमर ले जाओ आप, मुझे चाहिए नहीं 200 रुपए वाला, मुझे सिर्फ प्रीमियम चाहिए क्योंकि मुझे आरपू बढ़ाना है। करेक्ट। फिर उन्होंने क्या किया, अभी देखिए उसी सीक्वेंस में उन्होंने अभी एकदम जस्ट लॉन्च किए एयरटेल प्रायोरिटी सर्विस, जिसमें आपको प्रिविलेज रहेगा कि आपकी ज्यादा अच्छी नेटवर्क मिलेगा क्राउडेड प्लेस में भी, वो ऐसा डिजाइन कर रहे हैं और उसको बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उसमें नेट न्यूट्रलिटी का एक इशू खड़ा हो रहा है कि ये सबको इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो एक डिफरेंट इशू। दूसरी चीज जो है कि प्रीमियमाइजेशन फोकस, दूसरा ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है सर, ये लेबर इंटेंसिव नहीं है। इसमें रोज टेक्नोलॉजी बदलती है, रोज आपको स्पेक्ट्रम चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। भारती ने इस पर महारत हासिल कर ली, उसने इसको प्योर टेलीकॉम रखा और जितना कैपेक्स उसको करना था 5G के लिए ट्रू सब कर दिया उसने। जियो अभी भी उस एक्सपेंशन मोड में है, उनके 52 करोड़ में से अभी भी आधे ही है 5G में, 25 करोड़ अभी भी उनके 4G और 2G 3G इस टाइप से है। तो भारती ने क्या किया है कि एक तो उसने पूरा प्रीमियम किया, मैक्सिमम कैपेक्स उसका कंप्लीट है। फिर उन्होंने जो एक हम लोगों ने इस प्लेट में देखा था कि उन्होंने डेटा सर्विस में गए, जहां पे नेक्स्ट्रा करके उन्होंने जो ये बनाया नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर, हाँ डेटा सेंटर, दैट इज देयर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, जहां पे वो पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी डेटा सेंटर में इंडिया के ऊपर, जिसमें भारतीय इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर। अगर एनटीसी को छोड़ दें, वो जापान वाली या एक और कोई कंपनी, उन सबको छोड़ दें, तो ही इज अ टॉप प्लेयर। तो ये उस पर फोकस कर, तो मुझे लगता है कि इन्होंने समझ लिया कि इसमें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है जियो को भी थोड़ा वहां पे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 250 रुपए वाले ग्राहक निकल जाएंगे जियो से, बहुत कम बचेंगे उनके पास, उसमें पैसा भी नहीं दे रहे वो लोग। तो एक ये वाला एंगल भी इसमें रखना चाहिए ध्यान। करेक्ट करेक्ट। तो ये सब एक आसान आंसर नहीं है इसमें। यस, इट्स नॉट इजी। अगेन कोई बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं, कौन अच्छा कोई बुरा नहीं, इसके एजुकेशनल है। और अभी प्राइस बैंड वगैरह आएगा, बहुत डिस्कशन होंगे, जब आएगा तो हम लोग एक बार फिर से करेंगे इसमें। लेकिन अभी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दोनों के बिजनेस मॉडल क्या है, दोनों क्या क्या करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सर, तूफानी खबर, एनएससी आफ्टर ऑल कितने 10 साल के इंतजार के बाद फाइनली DRHP फाइल हो गया है। तो दो देश में बड़ा एक्सचेंज है, BSE एक NSE। BSE बहुत पुराना है, NSE कंपैरेटिवली नया है, लेकिन NSE बहुत बड़ा है। ऐसे कहा छोटे मोटे और भी हैं लिस्टेड में, MSCI वगैरह, लेकिन कहानी सर NSE की है। करेक्ट। तो यहाँ पे इवैल्यूएट करें तो पहली बात है कि एस्टिमेटेड वैल्यूएशन में तो 3 गुना है NSE कंपेयर टू BSE। सेकंड, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में देखें तो 3 गुना है, राइट। नेट प्रॉफिट में देखें तो 4 गुना है। यस। कैश मार्केट शेयर देखें तो 15 गुना है, नहीं 14 गुना है। 15-14 मार्केट में तो कंप्लीट डोमिनेंस। यस, राइट। तो ये बात से शायद आपको क्लियर है कि NSE इज क्लियरली सुपीरियर टू BSE, वो तो क्लियर है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और एक स्लाइड है ना इसमें, हाँ, तो BSE trades at a PE of 68 God. and trailing of 80।
तो NSE is seeking a value of 5 lakh crore which is at 40 to 48 PE. So definitely, given the difference in the profitability, it's all 3 times, 4 times, 5 times, it is a very reasonable price, right? Compared to BSE. But 40 to 48 looks like a very high valuation, but relative to BSE, it's looking at half the valuation, half the P ratio, right? और नेक्स्ट में है एक अजीब सा चीज कि इट इज ऑब्वियसली एट अ डिस्काउंट, बट क्या है इसमें कि उसकी ऑपरेटिंग लेवरेज इंजन जो कहते हैं ना, फाइनेंशियल एक्सचेंज को भयंकर है। तो एक तो टेक्नोलॉजी बैंड वंस सेटल हो गया ना, तो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम स्ट्रेट बॉटम लाइन को जाता है। यस, इसकी बिजनेस, क्योंकि अभी काम हो गया, उसका जो भी करना है उसको कर दिया प्लेटफॉर्म को, राइट? और उसके पास तू ट्रेड करे या ना करे, 2000 करोड़ उसकी खाली फ्लोट का इनकम है भैया। 2000 करोड़ रुपए, हाँ, खाली फ्लोट है। ठीक है। अगर इसमें बीएसई के लिए भी एक फायदा है, क्या है बताओ? अगले स्लाइड में, लास्ट स्लाइड है, पर उसके पहले एक भी और कहता हूँ, ये ओएफएस है। सो जनरली मैं ओएफएस को नहीं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज पैसा बिजनेस में नहीं जा रहा है। बट इसको क्या बिजनेस की जरूरत ही नहीं है भैया, डेट फ्री है। तो दिस जस्ट टू गिव अ टेक आउट टू एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल द इन्वेस्टर्स को एक रिलीज देने के लिए और आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एक मौका है। तो इसलिए नॉर्मली मैं ऑफर्स और सेल को अवॉइड करने की सलाह देता हूँ, मगर इस बार नहीं, बिकॉज you are getting an opportunity to be in the premier capital market of infrastructure of the country, right? So definitely it's worth it, though it's an offer for sale, right? मगर इसको बीएसई को बेनिफिट आएगा बिकॉज सेबी का नियम है कि यू कैन नॉट लिस्ट इन योर ओन एक्सचेंज। करेक्ट, ये बीएसई में लिस्ट होगा। बीएसई में लिस्ट होगा, तो बीएसई के लिए इसके वॉल्यूम के बढ़त उसको हेल्प करेगी ना। वो प्रीवियस स्लाइड में है, ये कमाई होगी उनकी सर, जबरदस्त कमाई होगी। हाँ, नीचे लिखा है देखो। तो इसकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एक टेलविंड है बीएसई के लिए, उसको फी रेवेन्यू मिलेगा इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम से। कुछ लोग कह रहे हैं उसका मल्टीपल इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उसकी यहाँ लिस्टिंग होने वाली है। क्वाइट पॉसिबल। और फाइनली ये लाइक मेरे ख्याल में अच्छा इश्यू है, बट लाइक आई सेड, नो रिकमेंडेशन, राइट? मगर कंपनी की खासियत क्या है? एक डिफेंसिव, हाईली प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो है, अच्छी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, और नॉन कॉपीएबल मोनोपोली है ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। अगर आप मान रहे हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट का पेनिट्रेशन इन 140 करोड़ आबादी में होने वाला है, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ये है। सो दिस इज लाइक बाइंग द स्टॉक मार्केट, यू नो। ट्रू। सो मार्केट गिरे चढ़े, अगर प्राइसिंग जस्टिफाइड है ये पता नहीं मुझे। 40 to 48x of PE looks very scary, but BSE से कंपेयर करने से आधा है लग रहा है। मगर अल्टीमेटली एज अ व्यक्ति आपको देखना चाहिए कि 40 PE में कितने साल की अर्निंग्स आके उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है सर। लेकिन जब कंपेरेबल जो प्लेयर है वो तो उससे भी दुगना है, लेकिन अगर मान लो वो ना भी हो या उसको भी मान लेंगे वो भी 50 पे आ गया, तो दो ही तो प्लेयर है सर, कॉपी हो नहीं सकती। नया बिजनेस बनने, एक तीसरा एक्सचेंज है अनलिस्टेड, एमएससीआई, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक, उसको बीच बीच में लोग उसकी हवा बनाते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो 5 रुपए का स्टॉक है, मरा पड़ा हुआ है। दुनिया में कहीं भी 3 एक्सचेंज नहीं है इक्विटी की, 2 ही चलते हैं। तो यहाँ तीसरा एक्सचेंज खड़ा करने की पता नहीं कैसे बातें हो रही कि एमएससीआई भी खड़ा हो जाएगा, आई डोंट नो। तो मुझे लगता है ये 2 तो रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो कितने वैल्यूएशन पे बिकेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बट डोमिनेंस और मोनोपोली देखते हुए तीसरी कोई गुंजाइश नहीं। इतना जबरदस्त मोट है कि कोई आएगा नहीं तीसरा, यही 2 कमाएंगे सिर्फ। सो सी दैट्स व्हाई इट्स अ अट्रैक्टिव आईपीओ, उस तो डाउट नहीं है। मगर लाइक आई सेड, देयर इज नो रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड एंड तो सर इसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इनके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 पैसा, 50 पैसा, 54 पैसा है।
93-95 की मैं कहीं पढ़ रहा था, हाँ, 30 पैसे का एक स्टॉक इनको पड़ा। इतनी बार बोनस और ये सब मिले हैं कि अब उनकी कॉस्ट जो है 50 हाँ। पैसे की। 50 पैसे वाला स्टॉक इस समय अनलिस्टेड मार्केट में 2100 रुपए का ट्रेड हो रहा है। क्या पैसे बनाए। और 2-3 इंडिविजुअल भी हैं सर। एक मिस्टर कोई नोरोना है अच्छा, जो डीमार्ट के सीईओ थे, अभी भी पता नहीं है कौन है उन्हें, उनके हाँ, पास है लगभग 1% के आसपास स्टेक, 600 करोड़ रुपए का। एक दूसरे मिस्टर बालचंद्रन है, उनके पास बीएससी के भी हैं, एनएससी के भी हैं, दोनों के हैं। इंडिविजुअल लोग हैं। अच्छा, क्या गजब। अच्छा ये सर देखिए, ये अपॉर्चुनिटी सबके पास थी, कोई रिग्रेट नहीं कर सकता। कोविड के टाइम में एनएससी का अनलिस्टेड स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा था, बट उस समय लगता था कि ये लिस्ट होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, किसी ने लिया नहीं। उस समय भी अगर किसी ने लिया होता 20-21 में भी, तो वहां से भी उसका 10 गुना हो गया पैसा। इस टाइप की कंपनी है। बट अब क्या अफसोस करें, जलन एक दूसरे इंडिविजुअल आदमी कितना पैसा बनाया। और मैंने तो जब वो देखा कि एसबीआई का कॉस्ट ये है, तो मैंने कहा अरे बाप रे यार, ये होता है कंपाउंडिंग 30 इयर्स की, रियल कंपाउंडिंग है। करेक्ट। माय और गॉड। उसके कांड भी हुए ना, वो चित्रा रामकृष्णा, यस यस यस। ये सब तो उनके बहुत चित्रा रामकृष्णन की, या इसमें बहुत सारे अर्सवाइल गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस के नाम आते थे कि अरे एक तो कभी लिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उनका बहुत इंटरेस्ट है, जब तक वो हट नहीं जाएंगे ये नहीं हो जाएंगे। इस चक्कर में कोई लेता नहीं था अनलिस्टेड, बोले अरे बहुत कभी लिस्ट नहीं होगा, कोई लेता नहीं था। तो राधा किशन दमानी जी द हाँ, सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो, अच्छा, इंडिविजुअल में। अरे सर सबसे बड़े शेयर होल्डर है राधा किशन दमानी जी। उनको तो मतलब छप्पड़ फाड़, डबल छप्पड़ फाड़ मुनाफा हो रहा है इस समय। एक शेयर नहीं बेचा था उन्होंने। अच्छा, तो राधा किशन दवानी जी, ये दो तो मैं आपको ऐसे नाम बता रहा हूँ जो अननोन टाइप के। राधा किशन जी हाँ, तो बहुत फेमस है, उनके पास तो भयंकर स्टॉक है, मतलब क्या पैसे बनेंगे। LIC के पास 10% है, उसका ही पैसा बनेगा। नहीं एक गुड, खैर। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा थी, और नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे। लेकिन सर ने एक बात जो कही है वही इस शो का थंबनेल है कि नो FII नो DII, ओनली रिटेल इज ड्राइविंग द मार्केट। तो भैया रिटेल के दम पे सब देश चल रहा है इस समय, चाहे वो मार्केट हो और चाहे सरकार हो, रिटेल ही चला रहा है सब कुछ। गुड। ओके सर, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते 4 दिन का सेशन है, एक दिन की छुट्टी है फ्राइडे की, हाँ, शायद मुहर्रम की। हाँ, तो 4 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, और फिर वो मंथ एंड में भी हम लोग पहुंच जाएंगे। तो करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट 4 दिनों में क्या कमाल करता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।